हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर रश्मि त्रिपाठी आपका अपने चैनल लव फाइटर्स एकेडमी में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के सेशन में जो मैं केस लेके आई हूँ वह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है। वो जो है ज़मानत को लेके है, जो कि अग्रिम ज़मानत होती है। तो अभी ये 14 मार्च का बहुत ही सुप्रीम कोर्ट का 2024 का लेटेस्ट केस है। इस केस में हम लोग जानेंगे कि अग्रिम ज़मानत कब जो है कोर्ट रोक सकती है। तो यही एक मुद्दा है जिसको हम विस्तार से जानेंगे कि ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि अग्रिम ज़मानत नहीं दी जाएगी। तो किन लोगों को नहीं दी जाएगी और क्यों नहीं दी जाएगी और क्या है यह पूरा मामला, हम लोग इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, यह केस आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस है, तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी और आम लोगों के लिए भी, कि अगर आप इस तरह की गलतियां करोगे तो आपको ज़मानत हो सकता है ना मिले। अग्रिम ज़मानत की जो याचिका होती है, अगर उसको डालोगे तो वहाँ पे नहीं मिलेगी। और स्टूडेंट के लिए तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है बहुत सारे मेंस के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन सब में यह चूँकि सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही लेटेस्ट केस है और अग्रिम ज़मानत बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुद्दा होता है, तो उस पर क्वेश्चंस उठाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग अपना सेशन स्टार्ट करते हैं और इस केस को विस्तार से जानते हैं कि क्या ऐसी बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा। तो जैसा कि इस केस का नाम है, सबसे पहले वो हम जानते हैं। केस का नाम है श्रीकांत उपाध्याय एवं अन्य वर्सेस बिहार राज्य एवं अन्य, सुप्रीम कोर्ट 2024 का लेटेस्ट फैसला है, मार्च का ही है, 14 मार्च का। जैसा कि यह जो केस है उसमें क्या था कि एक पर्सन रहते हैं और उनके साथ कुछ और उनके सहकर्मी भी रहते हैं, जिन लोगों के ऊपर कुछ एफआईआर कुछ सेक्शंस का कराया गया था। तो वो लोग जब उनके ऊपर एफआईआर कराया गया था तो क्या हुआ कि कोर्ट में जो है उनके ट्रायल कोर्ट में उनके खिलाफ केस चलने भी लगा। मतलब हम लोग जानते हैं कि जैसा कि जब कोई केस किया जाता है, एफआईआर कराया जाता है, तो पुलिस अपनी रिपोर्ट वगैरह, चार्जशीट वगैरह बना करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है। फिर मजिस्ट्रेट उसको जो है इन्वेस्टिगेशन जब करवाते हैं, जब सब कुछ सही हो जाता है, तो कोर्ट में जब सारा मसला शुरू हो जाता है, ट्रायल कोर्ट मतलब अपना केस स्टार्ट कर देती है और समन किया जाता है उस पर्सन को। तो जब समन किया गया और वह पर्सन नहीं आया, तो फिर समन में जब वो नहीं आया तो उसे क्या वारंट जारी किया गया। फिर पहले जमानती वारंट जारी किया गया, फिर गैर जमानती वारंट जारी किया गया। वो मतलब देखिए, एक एक प्रोसेस पे वो पर्सन नहीं आ रहा है, उसको बुलाया जा रहा है कोर्ट के द्वारा, आइए मतलब अपना केस मतलब शुरू कीजिए, जो भी बातें हैं उसे आप रखिए, लेकिन वो पर्सन नहीं आता है, वो अपने आप को कोर्ट में हाजिर ही नहीं करता है। तो उसके खिलाफ जब वारंट जारी किया गया तो पहले जमानती, फिर गैर जमानती, फिर जब इन सब में मामलों में भी वो नहीं हाजिर हुआ, तब उसे जो सीआरपीसी का सेक्शन 82 होता है उसके तहत क्या किया जाता है, उद्घोषणा जारी कर दी जाती है कि फला पर्सन फरार हो गया है और वो मिल नहीं रहा है और उसे पकड़ा जाए, जहाँ भी मतलब पाया जाए, यानी भगौड़ा घोषित कर दिया जाता है। तो देखिए, इन जो ये पर्सन थे, इनके साथ यही हुआ था कि ये एफआईआर कराया गया, सब कुछ प्रोसेस ट्रायल कोर्ट में इनका चल रहा था, इन्हें सब कुछ जमानती वारंट जारी किया गया, गैर जमानती वारंट जारी किया गया। अब इन्हें जो है सीआरपीसी सेक्शन 82 के तहत बुलाया भी गया कि आपको इतने दिनों में उपस्थित होना है। जैसा कि जब किसी पर्सन को सीआरपीसी का सेक्शन का 82 लगता है तो उसको मतलब कहा जाता है कि अब तो आप जो है फरार घोषित कर दिया जाता है, और कहा जाता है कि एक समय निर्धारित कर दी जाती है कोर्ट द्वारा और कहा जाता है इतने दिनों में आप उपस्थित होइए। अगर वो पर्सन नहीं उपस्थित होता है तब उसके खिलाफ कुर्की वगैरह सीआरपीसी का सेक्शन 83 के अप्लाई करके ये सब प्रोसेस और आगे बढ़ाया जाता है। तो इनके मामले में भी यही सब हुआ कि जब इन लोगों को बुलाया जा रहा था तो ये लोग कोर्ट में आए ही नहीं। ट्रायल कोर्ट में जब वहाँ प्रोसेस सारे चल रहे हैं और इन लोगों को बार बार कोर्ट जो है बुला रही है, समन जारी कर रही है, वारंट जारी हुआ, उद्घोषणा भी जारी कर दी गई फरार वाला, लेकिन ये लोग नहीं आए। अब जब इन लोगों ने ये देखा कि अब हमारे खिलाफ सीआरपीसी का सेक्शन 82 यानी कि उद्घोषणा भगौड़ा मतलब घोषित कर दिया गया है, अब हम लोग मतलब पुलिस हम लोग को कभी भी कहीं भी गिरफ्तार कर सकती है। और जो इतने दिनों के लिए उपस्थिति का जो कोर्ट ने समय निर्धारित कर दिया था,
उसके अनुसार भी जब ये लोग क्या करते हैं, उपस्थित नहीं होते, तो ये लोग ये चालाकी करते हैं कि अब हम अग्रिम जमानत ले लें। तो जब कोर्ट इनको उपस्थित होने के लिए जब बोलती है, ट्रायल कोर्ट, और ट्रायल कोर्ट में प्रोसेस क्या होता है, अभी चल ही रहा होता है, लंबित ही होता है, यानी कि इनको 82 के जो सीआरपीसी का सेक्शन 82 है, अभी यहीं तक बात पहुंची थी, और इस ट्रायल कोर्ट में इनका केस जो है लंबित ही चल रहा था। यानी कि अभी इसको ट्रायल कोर्ट ने रद्द, इनके मतलब जो मामला घोषणा वगैरह घोषित किया था इनके प्रति, और वो सब रद्द भी नहीं किया था, वो लंबित था, वो चल रहा था। और इन्होंने क्या चालाकी किया कि अग्रिम जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका दायर कर दिया था कि हमको अग्रिम जमानत मिल जाए। अब देखिए, अब इन लोगों ने अग्रिम जमानत के लिए जब याचिका दायर किया तो वहाँ पे पटना हाई कोर्ट ने क्या किया, इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। तब ये लोग पटना हाई कोर्ट के खिलाफ, मतलब उनके जजमेंट के खिलाफ चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब सारे मामले को देखा और समझा तो उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिस आरोपी के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82(1) के तहत गैर जमानती वारंट और उद्घोषणा लंबित है, उसे कोई अग्रिम जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी अपील को खारिज कर दिया, और पटना हाई कोर्ट ने भी पहले ही मतलब इनके जो है अग्रिम जमानत की अपील को खारिज कर दिया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकी अपील को खारिज कर दिया। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना था। और तो सीआरपीसी की धारा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सीआरपीसी की धारा 438 होता है, यानी जो अग्रिम जमानत, जो सीआरपीसी की धारा 438 होता है, वो हमें अग्रिम जमानत के बारे में बताता है। तो अग्रिम जमानत की जो है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो अग्रिम जमानत का रूल है वह एक नियम तो है, लेकिन वह एक नियम ऐसे वैसे नहीं है कि बस आप आए और अग्रिम जमानत के लिए आपने याचिका दे दी और आपकी अग्रिम जमानत मंजूर कर ली जाएगी। आप लोगों को तो अग्रिम जमानत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। यहाँ पे कोर्ट का कहना था कि अग्रिम जमानत देने की शक्ति एक असाधारण शक्ति है और इसका प्रयोग केवल असाधारण मामलों में ही किया जा सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपीलकर्ता के खिलाफ जमानती वारंट और उसके बाद अजमानती वारंट जारी किए गए, उसे ट्रायल कोर्ट द्वारा रद्द भी नहीं किया गया। अपीलकर्ता समन और जमानती वारंट प्राप्त करने के बावजूद ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहे। तो ऐसे केसों में यानी कि आप यहाँ पे चालाकी दिखा रहे हो कि आप चाहते हो कि मैं कोर्ट में उपस्थित ना भी हो और हमको अग्रिम जमानत भी मिल जाए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि आप जो है एक नियम के अनुसार जब आपको जमानत देने की वहाँ बात चल रही थी तो आप जमानत नियम से ले सकते थे, लेकिन आप कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए और आपने क्या किया कि अग्रिम जमानत के लिए बिल डाल दी। तो अग्रिम जमानत ऐसे ही नहीं मिलेगी। अग्रिम जमानत जो होती है वो ऐसे पर्सनों को तो बिल्कुल नहीं दी जाएगी जो इस तरह की हरकत करे कि कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में उनका जो है केस चल रहा हो और उनको सीआरपीसी का 82 अप्लाई कर दिया गया हो, उनके उद्घोषणा जारी कर दी हो, भगोड़ा घोषित कर दिया गया हो और आप क्या कर रहे हो, अग्रिम जमानत का जो है याचिका डाल रहे हो। तो वहाँ पे आप ये कहोगे कि मैं तो हाई कोर्ट में उपस्थित ही हो रहा था, तो वो उपस्थिति आपकी उपस्थिति नहीं मानी जाएगी। जब ट्रायल कोर्ट आपको वहाँ पे उपस्थित होने की बात कर रहा है तो आप वहाँ उपस्थित नहीं हो रहे हो, आपको बुला रहा है, समझा रहा है, आइए आप जो है मुद्दे को समझिए, जो भी बातचीत हो, जो भी जो है आपके केस में जो भी बात हो, जमानत अगर लेना है तो उसके लिए याचिका आप डालिए, लेकिन आप वहाँ कुछ नहीं कर रहे हो, आप सीधे सीधे फरार हो। और जब आपको फरार घोषित कर दिया जाता है तो आप इस डर से क्या करते हो, अग्रिम जमानत की याचिका डालते हो। तो वहाँ पे इस तरह की अग्रिम जमानत नहीं स्वीकार की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई पर्सन और उसका वकील ये चाहे कि इस तरह की जमानत हमको मिल जाए, और अगर कभी कभी ये हो कि जो पर्सन हो वो ये कहे कि मैं तो उपस्थित नहीं हुआ लेकिन मेरा वकील उपस्थित हुआ, तो भी ये बात नहीं मानी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे वकील से क्या मतलब है, वहाँ पे उस व्यक्ति को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा जा रहा है, वो उस व्यक्ति का हाजिर होना जरूरी है। और वहाँ पे अगर वो ये चालाकी दिखाए, मैं तो जो है ये जो है जो अपना ये जो
बेल के लिए आवेदन किया हूँ, उसमें जाके मैं वहाँ उपस्थित तो हुआ, तो वो वहाँ पे स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस नियम कानून के तहत आपको बुलाया जा रहा है, आप उसको फॉलो न करके जो है उसको अग्रिम जमानत के माध्यम से सोच रहे हैं पूरा कर लें, तो ऐसा नहीं होगा। तो कोर्ट का यही, सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि इस तरह का अगर कोई पर्सन हरकत करता है और बाद में अग्रिम जमानत की याचिका डालता है, या डाल भी दिया गया हो, या फिर किसी कोर्ट ने उसे दे भी दिया हो, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना था। तो सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब ऐसे ही है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं उन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसे पर्सन को हम अग्रिम जमानत कैसे कर दे सकते हैं जो कि शुरू से ही कोर्ट के साथ क्या कर रहा है, मिसबिहेव कर रहा है। यानी जब उसे बुलाया जा रहा है, बार बार उसको जो है वारंट जारी कर दिया जा रहा है, गैर जमानती कुछ भी वो ध्यान नहीं दे रहा है, वो किसी बात का कोर्ट के ध्यान नहीं दे रहा है और अपना मनमाना बिहेवियर कर रहा है, और उसके बाद जो है अग्रिम जमानत की याचिका डालेगा तो वहाँ पे उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ऐसे पर्सन का भरोसा भी क्या किया जाए कि उसको जमानत दे दिया जाए। हो सकता है वो जमानत पे जा कर के गवाहों और सबूतों से छेड़छाड़ करे। तो ये सब मामले आते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट में जो 2 जजों की पीठ बैठी थी, उन लोगों ने ये कहा कि अगर ऐसे पर्सन को अग्रिम जमानत दे दी जाएगी तो वो केस के साथ छेड़छाड़ करेगा। उसका क्या भरोसा कि जो कोर्ट की किसी बात को मान ही नहीं रहा है, और अगर वो जमानत पा गया तो आगे क्या कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो यही उन्होंने कहा कि यह एक विवेक, मतलब जो अग्रिम जमानत होता है सीआरपीसी सेक्शन 438 में, वो असाधारण शक्ति है। वो कोर्ट के विवेक पे निर्भर करती है कि वो किसी को दे या ना दे, वो यह बात खुद वो समझेगा। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि यह नियम है तो नियम को हम मतलब पूरा ही आप करिए। तो यहाँ पे यह असाधारण शक्ति है कोर्ट की, तो कोर्ट के विवेक पे निर्भर करेगी कि वो आपको जमानत देता है या नहीं देता। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा। देखिए, इस केस के माध्यम से अगर कोई भी पर्सन अगर इस तरह की हरकतें करता है कि ट्रायल कोर्ट में उसका जो है उद्घोषणा जारी हो गई है, भगौड़ा घोषित कर दिया गया है, और वह अग्रिम जमानत के लिए जो है अपनी याचिका डालता है, तो वहाँ पे उसको अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी। तो इस केस से हमको यह बात पता चलती है। तो आशा करते हैं कि आज का केस आपको पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे ऐसे ही नए नए केसों के साथ मैं आपको अवगत कराती रहूं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।